नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी बाय अरुण पर। रीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप सभी कर रहे होंगे और अब समय आ गया है मॉडल टेस्ट पेपर हल करने का और देखने का कि आपकी तैयारी का स्तर कहां तक पहुंच गया है। इसी सीरीज़ में ये दूसरा मॉडल टेस्ट पेपर है सामाजिक विज्ञान से संबंधित। तो आइए शुरू करते हैं आज का मॉडल टेस्ट पेपर। प्रश्न नंबर 1 है, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम प्राप्त हुआ है। स्टेडियम, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ से प्राप्त हुआ है और सूचना पट भी वहीं से मिला है, क्योंकि आपको पता है स्टेडियम में भी सूचना पट पहले हुआ करते थे जिस पर पूरी सूचना, स्कोर वगैरह सारे लिखे जाते थे। तो इसके आप याद रखिएगा कि स्टेडियम और साथ में सूचना पट ये दोनों जो है कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन देखिए, लोथल। लोथल जो है वो सिंधुकालीन सभ्यता का स्थल, ऐसा स्थल है जो डकयार्ड या गोदीवाड़ा के नाम से प्रसिद्ध है। नावों के अवशेष वहाँ से मिले हैं। बंदरगाह नगर है लोथल, जहाँ पर बंदरगाह था, माल जो है व्यापार वहाँ से हुआ करता था। गुजरात में है ये क्षेत्र लोथल। बालाथल जो कि राजस्थान से संबंधित है, उदयपुर में स्थित ये स्थल है बालाथल। धोलावीरा और मोहनजोदड़ो, तो सही आंसर हमारा होगा धोलावीरा। धोलावीरा जो कि गुजरात का क्षेत्र है, सबसे सुंदर शहर है सिंधु घाटी सभ्यता का, और यहीं से सबसे बड़ा स्टेडियम और सूचना पट के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और वर्तमान में भी माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी ने धोलावीरा में एक बड़े स्टेडियम बनाया है, रूपरेखा तैयार की है वहाँ पर। तो कारण यही है कि प्राचीन समय में भी वहाँ पर एक बड़ा स्टेडियम प्राप्त हुआ है। और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा स्थल, पहला हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदड़ो है। मटकों का टीला इसे कहा जाता है। बहुत सारी मोहरें यहाँ से प्राप्त हुई है, स्नानागार मिला है, अन्नागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो हमारा सही आंसर है धोलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ? शब्द को देखिएगा, अंगीकृत, आत्मार्पित, अधिनियमित, है ना, इस तरह के शब्द आ सकते हैं। तो अंगीकृत कब हुआ भारतीय संविधान? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1949 को। 15 अगस्त 1947 देश आज़ाद हुआ था। दो ऑप्शन नहीं हो सकते। चौथा है 26 नवंबर 1949। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है, आप पहुंच गए हैं जवाब पर। 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष 7वीं विक्रमी संवत 2006 अंकित है और 26 नवंबर 1949 को ही जो है हमारा संविधान, भारतीय संविधान अंगीकृत, आत्मार्पित और अधिनियमित कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक है। राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक देखिए कौन है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में स्थापत्य कला का जो स्वर्णिम काल है वो सांचा का काल माना जाता है। इसी तरह राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक जो है वो कौन है? सही आंसर पर आप पहुंच चुके हैं। 32 दुर्गों का निर्माण करवाया राजस्थान में जिसने, वो थे महाराणा कुंभा। और महाराणा कुंभा जो हैं जो राजस्थान में स्थापत्य कला के जनक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे निम्न श्रेणी का विवाह किस प्रकार का होता है? 8 प्रकार के विवाह आपने पढ़े होंगे, इसमें आपको सबसे निम्न श्रेणी का विवाह बताना है। देखिए एक एक ऑप्शन की बात करते हैं। आर्ष विवाह, आर्ष विवाह में जो है वर पक्ष अपनी तरफ से गाय बैल का जोड़ा कन्या पक्ष को देते थे और विवाह होता था, ये निम्न कोटि का नहीं है। आसुर विवाह, ये निम्न कोटि का विवाह है। इसमें कन्या का जो है वो अपहरण कर लिया जाता है और अपहरण करके उससे बलपूर्वक शादी की जाती है, ये है आपका आसुर विवाह। गंधर्व विवाह जो कि वर्तमान समय का लव मैरिज से मिलता जुलता विवाह है। दुष्यंत ने शकुंतला से ये विवाह किया था। दुष्यंत और शकुंतला की जो कहानी है, अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास की प्रमुख रचना है वो, उसमें दुष्यंत और शकुंतला के विवाह के बारे में जिक्र किया गया है और गांधर्व विवाह का उल्लेख है। तो अंतिम ऑप्शन है पैशाच विवाह, जो कि सबसे निकृष्ट श्रेणी का माना गया है, निम्न श्रेणी का विवाह माना गया है, क्योंकि पैशाच विवाह में जो महिला है, बालिका है, उसके शरीर पर बलपूर्वक अधिकार कर लिया जाता है और उससे विवाह कर लिया जाता है। ये होता है आपके पिशाच विवाह, जिसे कि बिल्कुल निम्न श्रेणी का, निम्न कोटि का विवाह माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा वेद जो गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। देखो मैं आपको बता दूं, गद्य और पद में जब कोई रचना लिखी जाती है तो वो शैली चंपू शैली कहलाती है। क्वेश्चन आया हुआ है ये पहले 3rd ग्रेड में, चंपू शैली किसे कहते हैं? तो चंपू शैली जो है वो गद्य पद, ऐसी शैली जिसमें गद्य और पद दोनों का मिश्रण हो, वो चंपू शैली कहलाती है। तो देखिए ऐसा वेद कौन सा है? 4 वेद हमारे हुए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन ऋग्वेद है, इसमें सबसे नवीन जो है वो अथर्ववेद है।
तो इन चारों में से गद्य और पद्य में कौन सा लिखा गया है? सही जवाब आपका होगा यजुर्वेद। जी हाँ, याज्ञिक यज्ञ से संबंधित कर्म कांडों से संबंधित जो वेद है वो यजुर्वेद है, और यही ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। सामवेद जो कि गायन से संबंधित है, भारतीय गायन का विकास जो है वो सामवेद से हुआ है। अथर्ववेद जो है उसमें जादू टोना और आर्थिक जीवन से संबंधित चीज़ें इसमें दी गई है, और ऋग्वेद जो है वो आपके धार्मिक कर्म कांडों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शासक शकारी कहलाता है? शकारी, शकारी यानी जिसने शकों का नाश किया हो वो है शकारी। तो कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त शासक है, चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त जो कि चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे, और स्कंदगुप्त जो कि कुमारगुप्त के पुत्र थे। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? सही ऑप्शन होगा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ही है जिन्हें शकारी कहा जाता है, जिन्होंने अपने समकालीन शासक रामगुप्त की हत्या कर दी थी और उनकी पत्नी ध्रुव देवी के साथ विवाह कर लिया था। इसीलिए, और शकों को उन्होंने पराजित किया था, शकों ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, इसीलिए इन्हें शकारी कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, वैसे गुप्त वंश के जो स्थापना की थी वो श्रीगुप्त ने की थी, लेकिन वास्तविक जो संस्थापक है वो चंद्रगुप्त प्रथम है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में उनके पुत्र समुद्रगुप्त आए। समुद्रगुप्त के बाद आपके चंद्रगुप्त द्वितीय, और चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में कुमारगुप्त, और फिर उनके पुत्र थे, कुमारगुप्त के पुत्र थे स्कंदगुप्त। तो इस तरह से ये कालक्रम है, आपको ध्यान रखना है। शकारी जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृच्छकटिकम किसकी कृति है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, काफ़ी बार आया हुआ है एग्जामों में। मृच्छकटिकम मिट्टी का खिलौना इसका तात्पर्य है। तो ये मृच्छकटिकम जो कृति है वो किसकी है? देखिए, सही जवाब आपका बिल्कुल शूद्रक की रचना है। ये शूद्रक की रचना है मृच्छकटिकम, मिट्टी का खिलौना। विशाखा दत्त जो है उनकी कृति है मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, जिसमें चंद्रगुप्त द्वितीय और ध्रुव देवी के विवाह का वर्णन है। देवी चंद्रगुप्तम विशाखा दत्त की कृति है, और साथ ही मुद्रा राक्षस जो कि तत्कालीन समय की जासूसी ग्रंथ है विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस। कालिदास जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे, इनकी रचनाएं बहुत प्रसिद्ध है, आपको पता ही है। इनका महाकाव्य जो है, 2 इनके महाकाव्य है, रघुवंश और कुमार संभवम। 3 इनके नाटक है, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्नि मित्रम और विक्रमोर वंश्यम। और 2 इनके खंड काव्य है जिसमें आपके ऋतु संहार और मेघदूत प्रसिद्ध है। तो ये 7 इनकी जो रचनाएं हैं ये आपको याद होनी चाहिए, किसी तरह से घुमा के प्रश्न आ जाता है। और विष्णुगुप्त जो है वो तो चाणक्य हैं जो मौर्य काल में प्रधानमंत्री थे। तो सही हमारा जवाब होगा शूद्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दीन पनाह कहाँ स्थित है? दीन पनाह नगर है जो कि किसने बसाया था? बिल्कुल, चेहरे पर आपकी हंसी आ गई है, मुस्कुराहट मुझे बता रही है, आप समझ गए हैं। दीन पनाह नगर की स्थापना हुमायूं ने की थी, और ये दिल्ली में स्थित है। और हुमायूं इसी दीन पनाह जो इमारत है इसमें इसकी पुस्तकालय जो है उसकी सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। तो जो है ये कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी पृथ्वी किन 2 ग्रहों के बीच स्थित है? कौन से 2 ग्रह जिनके बीच हमारी पृथ्वी स्थित है? भूगोल से संबंधित बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये, आपको मालूम होना चाहिए कि सूर्य से जो है किस तरह से हमारे ग्रह सूर्य से आगे की ओर चलते हैं। जैसे सूर्य के पास में सबसे पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इस तरह से ग्रहों का क्रम चलता है। सबसे नज़दीकी सूर्य का ग्रह जो है वो बुध है, सबसे दूर का ग्रह जो है वो वरुण है। 4 ग्रह आंतरिक माने जाते हैं, 4 ग्रह बाह्य माने जाते हैं। आंतरिक ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल है। बाह्य ग्रहों में बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। तो हमारी जो पृथ्वी है वो देखिए शुक्र और मंगल के बीच स्थित है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो शुक्र और मंगल के बीच हमारी पृथ्वी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबाई का संबंध है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी चर्चित किताबों में भी ये दिया हुआ है। 6ठी 7वीं किताब में आपको, राजस्थान बोर्ड की किताब में आपको मिल जाएगा। कालीबाई जो है एक बालिका थी, एक विद्यार्थी छात्रा थी। ये किस जिले से इसका संबंध है? बिल्कुल सही जवाब आपका रास्तापाल जो गांव है उससे इसका संबंध है, जो कि डूंगरपुर का एक गांव है
डूंगरपुर ज़िले का एक गांव है रास्तापाल। अब देखिए इसमें डूंगरपुर भी आ गया, रास्तापाल भी आ गया, तो आपको जो जो नज़दीकी आंसर है वो देना होता है। डूंगरपुर भी सही है, लेकिन नज़दीकी आंसर रास्तापाल है, क्योंकि कालीबाई जो है वो रास्तापाल गाँव से संबंधित थी। नाना भाई खांट और सेंगा भाई विद्यालय में हेडमास्टर नाना भाई खांट थे, और सेंगा भाई जो है वो सह अध्यापक थे। कालीबाई वहाँ पढ़ती थी, और ब्रिटिश सरकार में उस समय पुलिस उन्हें सेंगा भाई को कहा उन्होंने कि विद्यालय बंद कर दें। सेंगा भाई ने विद्यालय बंद नहीं किया। नाना भाई खांट की हत्या कर दी गई और सेंगा भाई को गाड़ी के पीछे घसीटा गया। तब कालीबाई ने सेंगा भाई अपने अध्यापक की जान बचाने के लिए जो है दराती से, जो फसल काटने की दराती होती है, उससे रस्सी काट दी। सेंगा भाई तो बच गए, लेकिन पुलिस वालों ने कालीबाई के ऊपर गोलियां चला दी। इस तरह से ये कालीबाई बालिका शहीद हो गई अपने गुरु के लिए। तो ये जो है घटना रास्तापाल गांव की है, यही हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा है। देखिए संविधान की आत्मा जो है वो प्रस्तावना को बताया गया है। सीधा सीधा प्रश्न आया कि संविधान की आत्मा है, तो संविधान की आत्मा वैसे प्रस्तावना को कहा गया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को। लेकिन भीमराव अंबेडकर ने जो है आत्मा किसे बताया है? बिल्कुल सही जवाब, मुस्कुराहट आपके चेहरे पर। अनुच्छेद 32 जो है उसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा बताया है, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 32 हमारे मौलिक अधिकारों में सबसे अंतिम मौलिक अधिकार है और सबसे प्रमुख मौलिक अधिकार है, क्योंकि इसी अधिकार के तहत सभी अधिकारों का अस्तित्व है। अगर ये अधिकार नहीं होगा तो बाकियों का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि यदि किसी भी मूल अधिकार का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत आप न्यायालय में जाकर के न्यायालय की शरण ले सकते हैं और अपने दूसरे अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। इसीलिए इसे प्रमुख अधिकार माना गया है और संविधान की आत्मा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे भारी गैस कौन सी है? देखिए वायुमंडल की सबसे हल्की गैस जो है वो तो हाइड्रोजन है। पता होना चाहिए आपको, हाइड्रोजन जो है वायुमंडल की सबसे हल्की गैस है, इसीलिए काफ़ी ऊंचाई पर पाई जाती है। दूसरे नंबर पे सबसे हल्की गैस की बात करें तो हीलियम गैस है, जो कि वायुयान के टायरों में भरी जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 नहीं, ऑर्गन और रेडोन, 4 ऑप्शन हैं, तो हमारा सही आंसर होगा रेडोन गैस। ये वायुमंडल की सबसे भारी गैस है, और भारी गैस होने के कारण ये जो है वायुमंडल में ना पाई जा कर के ज़मीन में धरातल पर पाई जाती है। और एक तथ्य और आप याद रखें कि जब भी भूकंप आता है तो वायुमंडल में वायु में रेडोन की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। तो इसका तात्पर्य यही है कि भूकंप आने पर ज़मीन थरथराती है, कांपती है, जिससे कि ये गैस जो है ये ऊपर की ओर उठना प्रारंभ होती है और हमारे वायु में मिल जाती है, जिसके कारण ये आभास लगा सकते हैं कि भूकंप आने वाला है। ठीक है, तो इसे भूकंप की सूचना देने वाली गैस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्थल जहाँ से मिट्टी का हल और जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मिट्टी का हल मिला है और जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखिए कौन सा है? लोथल नहीं है। लोथल गोदीवाड़ा या डकयार्ड है, यानी बंदरगाह नगर है सिंधु घाटी सभ्यता का। काफ़ी इसके बारे में बात कर चुके हैं। बनवाली जो कि हरियाणा का स्थल है, राखी गढ़ी और बनवाली काफ़ी फेमस है। रोपड़ जो कि पंजाब का स्थल है, और सुतका गंडोर जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का बलूचिस्तान में स्थित सबसे पश्चिमी स्थल है, सुतका गंडोर। तो सही ऑप्शन हमारा होगा, क्या होगा? बनवाली, बिल्कुल सही। हरियाणा के बनवाली नामक स्थान से मिट्टी का हल और उन्नत किस्म के जौ के साक्ष्य मिले हैं, तो यही हमारा सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट, हुमायूंनामा पुस्तक के लेखक है, किसने लिखी है हुमायूंनामा पुस्तक? ये बड़ा इजी सवाल है, आप सबको मालूम होगा। हुमायूं की जो सिस्टर है, बहन है, गुलबदन बेगम, इन्होंने हुमायूंनामा पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, किस तरह हटाया जा सकता है? राज्यसभा के सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित संकल्प से। अब देखिए पहले तो उपराष्ट्रपति की बात हो रही है। उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा में राज्यसभा का पदेन सभापति कहलाता है, तो इसको लोकसभा वाले तो नहीं हटा पाएंगे। कौन हटाएगा? पहले राज्यसभा में ही हटाया जाएगा। पहले इसका जो संकल्प पारित होगा वो राज्यसभा में ही पारित होगा, क्योंकि ये राज्यसभा के ही पदेन सभापति है। तो देखिए कौन सा आंसर इसका सही हो सकता है? राज्यसभा के सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित संकल्प, यानी पहले राज्यसभा के सदस्य अपने बहुमत से संकल्प पारित करेंगे और उसके बाद लोकसभा के द्वारा उस संकल्प को पुष्टि दे दी जाएगी, तब जो है हमारे उपराष्ट्रपति जी पद से हट जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है। वायुमंडल जो है
मुख्यतः गर्म क्यों होता है? सूर्य की धरती पर पड़ने वाली किरणों से, सूर्य की विकिरणों से, पृथ्वी के अंदर की ऊष्मा से, या पृथ्वी के सूर्य से नज़दीकी के कारण? ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। पृथ्वी के तो और भी बहुत से ग्रह हैं, सूर्य से नज़दीकी इतनी भी नज़दीकी नहीं है कि भाई इसका जो धरातल है वो इससे गर्म हो जाए। पृथ्वी के अंदर की ऊष्मा के कारण भी नहीं, यहाँ वायुमंडल की बात हो रही है। सूर्य की विकिरण, हाँ ये सही हमारा ऑप्शन होगा। सूर्य की विकिरणों के कारण जो है वो वायुमंडल जो है गर्म हो जाता है। विकिरण क्या होती है? देखिए, सूर्य से जो किरणें आती है हमारे धरातल पर, पृथ्वी के धरातल पर पड़ती है, और इस धरातल पर पड़ने के बाद जो किरणें, कुछ किरणों को तो, कुछ ऊष्मा को तो हमारी धरती, हमारी पृथ्वी एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन बाकी जो बच जाती है उसको वापस ऊपर की तरफ लौटा देती है। तो जब ये ऊपर की तरफ वापस लौटती है ऊष्मा या किरण, तो ये विकिरण कहलाती है। और हमारा वायुमंडल जो है ऊपर आपको पता है गैसों का मिश्रण है, ये इन विकिरणों को बाहर जाने नहीं देता। इस वजह से वायुमंडल का जो तापमान है वो बढ़ जाता है, और वायुमंडल का तापमान कैसा हो जाता है? गर्म हो जाता है। तो यही ऑप्शन हमारा सही होगा। वायुमंडल गर्म होने के कारण सूर्य की विकिरणों को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में गैसों की बढ़ती मात्रा को आरोही क्रम में निम्न में से कौन सा युग्म दर्शाता है? ध्यान से पढ़िएगा, बढ़ती मात्रा और आरोही क्रम की बात हो रही है। आरोही क्रम का तात्पर्य है कि छोटे से बड़े की ओर, यानी कि आरोही क्रम से तात्पर्य यही होता है कि बढ़ता क्रम जिसे हम कह सकते हैं, यानी पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, तो इसको क्या कहेंगे? बढ़ता क्रम कहते हैं इसको। तो सबसे छोटा यानी सबसे कम मात्रा में वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है, उसके बाद हम बढ़ोतरी की ओर जाएंगे। या फिर उल्टा भी कर सकते हैं कि सबसे अधिक वायुमंडल में किसकी मात्रा है? सबको पता है 78% नाइट्रोजन की मात्रा है। तो ये हमारा ऑप्शन सही है, दोनों ही सही हैं। ये वाले दो तो वैसे ही गलत हो गए। उसके बाद नाइट्रोजन से कम जो है वो ऑक्सीजन है, 21% है लगभग। तो ये भी दोनों में सेम आ रहा है। ऑक्सीजन के बाद में आपकी जो है तीसरे स्थान पर जो गैस आती है वो आपकी है CO2। कार्बन डाइऑक्साइड है जो 0.03% है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये ओजोन वाला विकल्प गलत हो जाएगा, और हमारा सही होगा आंसर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के धरातल के ऊपर परतों का सही क्रम होगा? पृथ्वी के धरातल के ऊपर जो परतें हैं, क्षोमंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, इन सब परतों का एक क्रम बताना है आपको। तो सबसे निचली परत कौन सी होती है? देखो, सबसे निचली परत क्षोमंडल होती है, उसके बाद में समताप मंडल होती है। समताप मंडल का जो ऊपरी हिस्सा है वहाँ पर ओजोन परत पाई जाती है, इसलिए उस परत को ओजोन मंडल भी कहा जाता है, जो समताप मंडल में ही शामिल है। उसके बाद आयन मंडल होता है, और अंत में बहिर्मंडल होता है। तो इस तरह से ये क्रम सही है, बाकी वाले ये क्रम आपके गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाथल व पीथल का संबंध है? राजस्थान जीके से रिलेटेड प्रश्न है। देखिए, पाथल और पीथल, कन्हैयालाल सेठिया की रचना है पाथल और पीथल। इनका संबंध किससे है? आप सबको ये जवाब आता होगा। पाथल जो है वो कौन थे? महाराणा प्रताप, बिल्कुल सही। महाराणा प्रताप जो है उनको इतिहासकार या जितने भी कवि हुए हैं उन सब ने पाथल की संज्ञा दी है। और पीथल जो है वो पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है। कन्हैयालाल सेठिया की कृति है, तो कन्हैयालाल सेठिया ने इन दोनों ही महापुरुषों को ये नाम दिया है। महाराणा प्रताप को पाथल और पृथ्वीराज राठौड़ को पीथल कहा है। महाराणा प्रताप जिन्होंने अकबर के से अपना लोहा मनवाया, अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, नाकों तले चने चबवाए उनसे, अकबर से, तो पाथल की संज्ञा इन्होंने इनको दी है। और पृथ्वीराज राठौड़ जिन्होंने वेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ की रचना की थी, जिसे दुर्सा आढ़ा ने 5वां वेद और 19वां पुराण कहा था, ये वही पृथ्वीराज राठौड़ है जो बीकानेर के शासक कल्याणमल के पुत्र हैं और राय सिंह के भाई हैं पृथ्वीराज राठौड़। ओके, तो ये हैं पीथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूसर क्रांति का संबंध है? धूसर क्रांतियाँ बहुत सी है, गोल क्रांति, रजत क्रांति, पीली क्रांति, लाल क्रांति। तो उसी तरह से धूसर भी क्रांति है। इसका संबंध बताना है किससे है? खाद्यान्नों से है? बिल्कुल नहीं। खाद्यान्नों से जो क्रांति है संबंधित वो भूरी क्रांति है। खनिज तेलों से संबंधित भी नहीं है। खनिज तेलों से संबंधित क्रांति कृष्ण क्रांति या काली क्रांति है। सौर ऊर्जा उत्पादन से भी संबंधित नहीं है, क्योंकि सौर ऊर्जा उत्पादन से संबंधित क्रांति जो है वो नारंगी क्रांति या ऑरेंज क्रांति है। तो हमारा जवाब मिल गया है, सीमेंट उत्पादन से संबंधित है धूसर क्रांति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुभवजन्य उपागम है?
देखिए अधिगम जो प्रक्रिया है उसमें अनुभवजन्य यानी बालक अनुभव किस तरह से प्राप्त करेगा, मस्तिष्क उद्वेलन से। मस्तिष्क उद्वेलन का तात्पर्य है कोई बालक को समस्या दे दी जाती है और बालक उसके ऊपर उसका मस्तिष्क जो है वो उद्वेलित होता है, उत्तेजित होता है और उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करता है। तो ये तो कोई अनुभवजन्य नहीं लगा। भूमिका निर्वहन, बालक से भूमिका निर्वहन करने के लिए कहा जाता है, किसी रोल प्ले करने के लिए। प्रायोजना जो कि प्रोजेक्ट मेथड है, बालक को कोई प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, आपको ये काम करना है इतने दिनों में, तो ये भी नहीं है। पर्यटन है जो हमारा सही आंसर होगा कि अनुभव बालक को जब भी होता है जब वो पर्यटन करके बाहर भ्रमण करने जाता है, घूमने, और वहाँ जाकर के साक्षात रूप से वो चीज़ों को, दृश्यों को देखता है, स्थानों को देखता है, तब उसके मस्तिष्क में ज़्यादा वो चीज़ें स्थायी होती है और उसे उन चीज़ों का अनुभव होता है। तो यही हमारा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपागम नवाचारी उपागम की श्रेणी में नहीं है। नवाचारी, देखिए नवाचारी उपागम की श्रेणी में कौन सा नहीं है, मस्तिष्क उद्वेलन, भूमिका निर्वहन, पाठ्य पुस्तक उपागम, एक और दो, दोनों। तो नवाचारी यानी कि नवीन कुछ किया जाए, शिक्षण के क्षेत्र में कोई नया कार्य किया जाए तो उसे नवाचारी उपागम कहते हैं। मस्तिष्क उद्वेलन तो बिल्कुल नवाचारी है। भूमिका निर्वहन इसकी बात कर चुके हैं दोनों की, तो दोनों ही ये नवाचारी उपागम के अंतर्गत आते हैं। पाठ्य पुस्तक उपागम जो है वो नवाचारी उपागम नहीं है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक तो हम वर्षों से पढ़ते आ रहे हैं। इसमें ऐसा कोई नवाचार की बात नहीं है, बालक को स्वाध्याय करना होता है पाठ्य पुस्तक के माध्यम से। तो यही हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक को सामाजिक प्राणी बनाने वाला विषय निम्न में से है। सामाजिक प्राणी कौन सा विषय बनाएगा, देखिए इतिहास, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र या नागरिक शास्त्र। तो हमारा सही ऑप्शन होगा सामाजिक प्राणी से संबंधित है, तो हमारा हो जाएगा समाज शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन को विद्यालय विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए, इस तरह की अवधारणा कहाँ से आई। सामाजिक अध्ययन को विद्यालय विषय के रूप में जो पढ़ाने का सबसे पहले काम किया था वो अमेरिका ने किया था, लेकिन सबसे पहले इस तरह की अवधारणा जो है वो आई थी ब्रिटेन से। सही जवाब बिल्कुल ब्रिटेन से जो है इस तरह की अवधारणा आई थी सामाजिक अध्ययन के बारे में, और अमेरिका ने सबसे पहले इस पर काम शुरू किया, अपने विद्यालयों में सामाजिक अध्ययन को पढ़ाना शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन के विषय में असत्य कथन है। कौन सा कथन मूल्यांकन के बारे में असत्य है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न आते हैं आपके। देखिए एक एक करके देखते हैं। मूल्यांकन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल सही, लगातार कंटिन्यूस चलती है, बालक के हर क्षेत्र को जांचती है। बालक का कक्षा कक्ष में व्यवहार कैसा है, प्रार्थना स्थल पर व्यवहार कैसा है ना, घर पर उसका व्यवहार कैसा है, समाज के साथ, अन्य बालकों के साथ उसका व्यवहार कैसा है। तो ये सतत चलती है प्रक्रिया, कंटिन्यूस चलती है, ऑप्शन बिल्कुल सही है। मापन मूल्यांकन का एक अंग मात्र है। मापन मूल्यांकन का एक अंग है, ये भी बिल्कुल सही है। मापन जो है वो एक संकुचित है, मूल्यांकन जो है वो विस्तृत एक रूपरेखा है। मूल्यांकन छात्रों की केवल शैक्षिक प्रगति की जांच करता है, और मूल्यांकन बहुमुखी होता है, ये भी सही है, बहुमुखी होता है, बालक के सभी पक्षों की ये सभी पक्षों को जांचता है, परखता है। ये वाला ऑप्शन हमारा सही नहीं लग रहा है, ये असत्य हमें बताना है, तो यही एक ऑप्शन असत्य है कि मूल्यांकन केवल बालकों की शैक्षिक प्रगति की ही नहीं बल्कि उसकी शारीरिक, सामाजिक, सामाजिक और सभी प्रकार की प्रगति की जाँच करता है। तो यही ऑप्शन हमारा सही है। और इसी के साथ आज के 25 प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न पूरे हुए। मिलते हैं एक और नए टेस्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि वीडियो के नए अपडेट आपको मिलते रहे। थैंक यू।